कुछ समय तो टिक सकता है लेकिन फिर बाद में जवाब देगा। और चीन का रिएक्शन भी आ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। खामेनेई की हत्या निंदनीय है, यह चीन ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुनिया का जो कानून है उसका उल्लंघन है, यूएन चार्टर का यह उल्लंघन है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खामेनेई की हत्या की निंदा की है चीन ने। इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ा रिएक्शन नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया है। नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ईरान पर हमला राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। कुछ इसी तरह की भाषा चीन की है, कुछ इसी तरह की भाषा रूस की है और सभी ये मिलकर कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। सोवरेनिटी हर देश की होती है और उसका ये खुले तौर पर उल्लंघन है, ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपसे समझना चाहता हूं अखिलेश सक्सेना जी, ये रिएक्शंस खासतौर से चीन के, रूस के, ये कुछ मायने रखते हैं या कुछ एक्शन भी दिखना चाहिए तब इन रिएक्शंस के कुछ मतलब निकलेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, रशिया और चाइना ये दोनों ईरान को टैक्टिकली सपोर्ट कर रहे थे अब तक। अगर आप देखेंगे तो चाइना ने उनको अभी अपना एयर डिफेंस सिस्टम अभी ईरान ने उनसे प्रोक्योर किया था। ऑब्वियसली वो इतना इफेक्टिव नहीं था चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, और वो इजराइल और यूएस की मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। तो डेफिनेटली वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी आप देखिए जो उनके बयान है वो इतनी देर बाद आए, राइट। उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये बहुत क्लियर है कि इंटरनेशनल फोरम में वो डेफिनेटली इस चीज़ को उठाएंगे जिससे कि इजराइल और यूएस के ऊपर दबाव पड़े। लेकिन डेफिनेटली वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत रशिया और चाइना इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के साथ आए अभी। लेकिन डेफिनेटली इससे क्या हो रहा है, जब ये बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आ रही है तो डेफिनेटली इस बात का दबाव पड़ेगा कि आप एक निगोशिएटिंग टेबल पे आइए। वो एक थोड़ा सा यूएस के ऊपर दबाव पड़ता है। दो हमने देखा है अपने पिछले साल से ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल अलग चलती है। ट्रंप पे काफ़ी चीज़ों का कुछ असर नहीं होता और जो उन्होंने ठाना होता है वो करते रहते हैं। तो इसलिए उनका प्रेडिक्टेबल रिएक्शन नहीं है। तो मुझे पता नहीं इन चीज़ों का कितना दबाव पड़ेगा, बट डेफिनेटली लेकिन जनरल प्रसाद, टेबल पर तो अब आना चाहते हैं ट्रंप, और ट्रंप यही कह रहे हैं कि अब तो बातचीत के रास्ते हम ही चाहते हैं। उसका रीजन यह है कि उनका जो पहला और मुख्य पॉइंट था वो था अयातुल्लाह अली खामेनेई को एलिमिनेट करना, और उनके साथ साथ वो भी इस बात को जानते हैं कि वहां की चीजें अगर किसी व्यक्ति की वजह से खराब हो रही थी, ये ऐसा ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर कोई डीरेल कर रहा है तो वो खामेनेई डीरेल कर रहे हैं, और अब इतना कुछ कर दिया है, अगले 1-2 दिन में और कर देंगे, बाद में तो टेबल पर वो आना चाहेंगे। जनरल प्रसाद जी, आप बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं और आई थिंक आई हैव द सेम व्यू। देखिए, अमेरिका पहले तो बहुत कोशिश करता रहा कि शायद नेगोशिएशंस हो जाएं। कई दफ़ा उन्होंने कहा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें, वी डोंट वांट यू टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो सबको मालूम है पिछले कितने डिकेड से ये वार्तालाप चल रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ गए तो इजराइल का रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ईरान पूरा जो हुती है, हिजबुल्ला है, हमास है, उसको सपोर्ट करके ईरान को चारों तरफ से घेरता रहता है। तो ईरान इस समय अपने एग्जिस्टेंस की बात करता है। अगर न्यूक्लियर बम बन जाए तो ईरान बहुत ख़तरे में पड़ जाएगा। पहला एम था ईरान को न्यूक्लियर बम का, वो माने नहीं। कई दफ़ा ट्रंप साहब ने कहा आप इस पर बात कर लीजिए, तो माने नेगोशिएशन फेल हो गए। जब अपॉर्चुन टाइम मिलिटरीली आया, जो इंटेलिजेंस की वजह से जिसकी हम बात कर चुके हैं, उन्होंने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। अब बात रही कि हर एक, देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस का एक एम होता है। एम होता है कि ये एम हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि आपका एम है खमीनी को मारना, रिजीम चेंज करना और वहाँ न्यूक्लियर एसेट्स को आगे बढ़ने नहीं देना। अगर ये दोनों एम को आप ध्यान से आज देखें, और अगर एम वो बेकार है जो कि एम अनलिमिटेड टाइम फ्रेम में चले जा रहा है। आपने देखा यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से चल रही है, क्या एम था, क्या अचीव हुआ, कहाँ रुकेगा, किसी को नहीं मालूम, कितना नुकसान हो गया जी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एम एक चलता ही रहे, बरसों चलता रहे? गलत है। तो जिस तरह से हमने सिंदूर में करके दिया, सिंदूर इज़ वन ऑपरेशन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ये सराहना करता है कि भारत का एक एम था, अचीवेबल एम था, टाइम फ्रेम था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ख़त्म हो गया। सिर्फ जो टारगेट थे उनको बर्बाद किया, उसके अलावा ना हमारा कोई नुकसान हुआ, ना पाकिस्तान के अंदर कोई नुकसान हुआ। तो दिस इज़ दी मॉडर्न थिंकिंग ऑफ वॉरफेयर।
जो हम आज देख रहे हैं कि इजराइल यूक्रेन में हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, कितने लोग मर गए। क्या हम दुनिया में मारना चाहते हैं? क्या इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा के नष्ट करना चाहते हैं? अगर ये लड़ाई चलती रही तो ईरान में भी वही होगा जो यूक्रेन में हुआ। सो इस समय वर्ल्ड सोच रही है, मैच्योर थिंकिंग ये है कि आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, चलिए मान लिया आपने। अभी खुमीनी को निकाल के 50% एम तो हो गया। हाँ, वो रजीम चेंज नहीं हुई है। दिक्कत ये है कि कितनी बार माने सर, किस तरह से होगा, शंकर प्रसाद जी, वापस हम आएगी, कितनी बार माने कि आपका ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मल बात आई, हम कितनी बार माने कि ये आपका एंटी न्यूक्लियर मिशन है, क्योंकि आपने पिछला ऑपरेशन भी जब किया था तो यही कहते हुए किया था कि भाई हमने अचीव कर लिया है और हमने इनकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, हमने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जमीन के अंदर कई फीट जाकर सब कुछ तबाह कर दिया। और आप कुछ महीने के बाद फिर इसी बात को लेकर निकल कर आ जाते हैं कि नहीं भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी उनके पास नहीं होनी चाहिए, वो न्यूक्लियर हथियार जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट करके कहीं उसको हथियार ना बना ले। प्रसाद जी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए आप प्लीज कि खुमैनी इज ऑल्सो इशू। खुमैनी को तो निकालना था ना, वो तो निकाल लिया, तो कम से कम कुछ 25% ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ है। वहाँ सीनियर मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसको बर्बाद कर दिया ना, जो उनका एडवाइजर था न्यूक्लियर, वहाँ भी कोई 25% सक्सेस हुई है। ये कोई नहीं कहने को तैयार है कि 100% न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो देश शांति चाहते हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी टू हैव ईरान न्यूक्लियर इश्यूज रिलेटेड टू सिविलियन यूज। लेकिन केवल इतना ही नहीं है सर, अभी नेतन्याहू का आप ताजा बयान सुने, वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमले जो है रुकने वाले नहीं है, अभी इसके आगे भी हम लगातार हमले करते रहेंगे। और ट्रंप का भी जो आज का सुबह का जो उनका ट्रुथ से पोस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर ये हमला ईरान की तरफ से नहीं रुका तो फिर वैसा हमला होगा जैसा कभी देखा नहीं होगा। और इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ा अपडेट इस वक्त दर्शकों को हम बता दें। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, यरूशलेम के में भीषण बमबारी हुई है। बेत शेमेश में ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मलबे के नीचे एक शव दबा हुआ मिला है। मिसाइल अटैक में 23 लोग घायल भी हुए। रिहायशी इलाके में ये मिसाइलें दागी गई थी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धमाका यहां पर हुआ है और अब जब मलबा हटाया जा रहा है तो उसके नीचे से शव बरामद हो रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से हमला हो रहा है और रिहायशी इलाके इस बार टारगेट किए जा रहे हैं। बेत शेमेश यरूशलेम की ये तस्वीरें हैं। हालांकि एक मिसाइल जो गिरी थी उसको न्यूट्रलाइज भी यरूशलेम में जो मंदिर है यहूदियों का, उसके पास जो है उस मिसाइल को डिफ्यूज भी किया गया है। उसका जो वॉरहेड था उसको डिफ्यूज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बेत शेमेश की तस्वीरें यरूशलेम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। कुछ मिसाइल वहां पर आकर गिरी हैं और तकरीबन 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तेहरान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल क्या कर रहा है? लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है। सरकार के ठिकानों पर हमले जारी हैं। जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं वो टारगेटेड नहीं है, यानी कि सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं वो टारगेटेड है। कहीं पर जो मिसाइल बेस है उसको टारगेट किया जा रहा है, जिसकी हम आपका इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मिसाइल बेस है और इस मिसाइल बेस को टारगेट किया गया है तेहरान में, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि सारी की सारी स्ट्राइक जो है खास तौर पर उन ठिकानों पर की जा रही हैं जहां पर या तो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, सेना के हथियार हैं, या फिर बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं या बड़ी बड़ी लॉन्चिंग साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। मयंक चौबे जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है? ईरान की तरफ से भी मिसाइलें मारी जा रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर जो मैं देख पा रहा हूं वो यही है कि आप तबाह क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको क्या मिल रहा है। मिसाइल गिरी लेकिन आउटपुट क्या आपने हासिल किया? राम, अगर आप बेत शेमेश की बात करेंगे जहां पर ये अटैक हुआ है, ये करीब 30 किलोमीटर दूर है जेरूसलम से और इसका बिब्लिकल सिग्निफिकेंस है ये इस सिटी का। तो आप ईरान के हमले को ये मत मान के चलिए कि ये खाली मिसगाइडेड हमले हैं। उनकी मिसाइल जहां जा रही है उसका एक पीछे इंटेंशन है। 1.5 लाख की आबादी पर आप अटैक करते हैं। इजराइल में अगर आप एक सिटी को अटैक कर पा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आपने उनके आयरन डोम, डेविड स्लिंग सबको बीट करके, और अभी लेटेस्ट उनका जो था आयरन बीम, उसको भी आपने नेगेट करके वहां तक अपना प्रक्षेपास्त्र पहुंचा दिया है। ये सिग्नल देने का प्रयास होता है कि आपकी डिफेंसेस को हम पियर्स करके अंदर जा रहे हैं, सिविलियन इलाकों को एंगेज कर रहे हैं।
तो ये युद्ध जो है, जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूं, ये अब थोड़ा बढ़ेगा और गंदा होता जाएगा। ये वहीं की तरफ इस समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरान के हमले जो हैं ऐसे नहीं है कि मिसगाइडेड हैं, बहुत सोच समझकर सटीक और विद अ प्रॉपर एम किए जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने डिक्लेयर किया था लाल झंडा लगाकर मस्जिद के ऊपर, तो ये बिल्कुल उसी लाइन पर चलता जा रहा है और ये गंदा होने की एक लाइन पकड़ता हुआ जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। और एक जानकारी मेरे पास यह भी है कि 2 मिसाइल साइप्रस की तरफ भी दागी गई थी और उस पर रिएक्शन ब्रिटेन का भी आया है। यानी कि कुछ और देशों को भी आप इस लिस्ट में जोड़ते जाइए, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा कि हमारे वहां पर सैनिक हैं और वहां पर आप जो है मिसाइल से हमला कर रहे हैं। 2 मिसाइल वहां पर भी दागी गई हैं, ओमान पर भी हमला किया गया है, बहरीन पर तो 45 मिसाइल दागी गई हैं और इसके अलावा इजराइल पर 200 से ज्यादा और तकरीबन 12 से ज्यादा ड्रोन हमले अभी तक हो चुके हैं। ये अब तक का अपडेट है। और इसके साथ साथ जो मैं बात करना चाह रहा था, मुझे अखिलेश सक्सेना जी उस सवाल का अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई अगर आपने हमले नहीं रोके तो हम भी इस बात का जवाब देंगे। क्या ये जवाब जल्दी आएगा या बर्दाश्त की क्षमता को और बढ़ाएंगे ये बाकी के जो देश हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा, जब अटैक हुए, जो पहला अटैक था इजराइल ने किया, जब ईरान ने उसका जवाब दिया 1 घंटे के अंदर उसने इन 7 कंट्रीज के ऊपर अपने मिसाइल दाग दिए। राइट, तो 7 कंट्री के ऊपर अगर आप मिसाइल दाग रहे हैं, इसका मतलब आप इस तरह के अटैक के लिए तैयार थे और आपने अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर रखा था। तो जैसा मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया कि जो ईरान ये हमले कर रहा है, ये इसकी भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी थी। जैसे आप देख रहे हैं, यूएस एंड इजराइल, उन्होंने 8 महीने लगाए इस फेज 2 को शुरू करने के लिए, क्योंकि फेज 1 में उन्हें पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने में सफलता नहीं मिली। उन्होंने B-2 बॉम्बर भी यूज किए, लेकिन पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम वो नहीं एलिमिनेट कर पाए और ईरान ने दोबारा उसको शुरू कर दिया। तो इस बार वो आए थे अपनी पूरी तैयारी से और वो दिखा रहा है, जैसे आज तक जो हमले हो रहे हैं, चाहे इजराइल से या यूएस से, बहुत टारगेटेड हो रहे हैं। इसी तरह ईरान ने जो इन 7 देश पे हमले किए, ये उसकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था, क्योंकि उसको पता है वो यूएस तक पहुंच नहीं सकता और इन सब कंट्रियों को लाके वो